हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे और आज के इस PYQ प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बता देता हूं। लगातार मैं आपके सामने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास का 10 साल का जो टॉपिक वाइज PYQ है वो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। इसका मतलब क्या है, जैसे भारतीय प्रतिक्रिया जो कि विभिन्न विद्रोहों के माध्यम से हुई, इस अध्याय से रिलेटेड पिछले 10 सालों में क्या प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्रश्नों को मैं आज यहां पर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इसमें से कुछ प्रश्न मैंने पिछले सेशन में आपको करवाए थे और कुछ प्रश्न उसके शेष रह गए थे, क्योंकि इस चैप्टर से थोड़े ज्यादा, ये चैप्टर भी ज्यादा बड़ा है तो इससे प्रश्न भी ज्यादा पूछे गए हैं, तो उनको मैं आपको जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आज यहां पर डिस्कशन करूंगा। डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले कुछ सूचना है जो मैं आपको तक जरूर पहुंचा देना चाहता हूं। सूचना यह है कि फास्ट ट्रैक बैच जो 2025 के लिए आखिरी बैच है, ये बैच जो टारगेटेड बैच है, इसमें आप आज इनरोलमेंट करा सकते हैं, क्योंकि अभी ये बैच शुरू हुआ है और कुछ ही समय में इसमें एडमिशन क्लोज हो जाएगा। फिर आपको 2025 के लिए कोई बैच नहीं मिलने वाला है। जरा सा भी अगर आप 2025 की तैयारी को लेकर के मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो ये सबसे बेस्ट बैच है, जो मेरे कोड विरद लाइव का प्रयोग करने पर मात्र 18,999 में आपको मिल जाएगा। सबसे न्यूनतम जो शुल्क आपको देना पड़ेगा वो विरद लाइव कोड से ही देना पड़ेगा, और आप यही कोड लगाएं, चाहे कोई भी कुछ भी कह ले, आपको यही कोड लगाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं तो एक फाउंडेशन बैच भी उपलब्ध है, P2I का फाउंडेशन बैच है। इसमें भी आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके अधिकतम डिस्काउंट के साथ 28,999 में इस बैच को प्राप्त कर सकते हैं। ये बैच 28 अक्टूबर से शुरू होगा, ये नहीं शुरू हुआ है। पिछला वाला बैच एकदम अभी शुरू हो चुका है, तो ये शुरू हो चुका है, आप इसको कर सकते हैं। ये सुबह 8 बजे से शुरू हुआ है, सुबह 8 बजे का ये बैच है। ये वाला जो बैच है ये शाम का 6 बजे का बैच है, जो 28 अक्टूबर से शुरू होगा। इसके अलावा लॉन्ग टर्म बैच अगर आप लेना चाहते हैं, फाउंडेशन का P2I का ही लॉन्ग टर्म बैच लेना चाहते हैं, तो भी आपको मिल जाएगा, जो 28 अक्टूबर से ही शाम को 6 बजे शुरू होने वाला है, और ये प्राइस है इसका 34,999। सभी बैचेस में आपको वीडियो लेक्चर्स लाइव, इसके अलावा रिकॉर्डिंग, इसके अलावा आपको 18 किताबों के सेट, इसके अलावा प्रीलिम्स की तैयारी के लिए एक अलग से स्पेशल बैच, SIP प्रोग्राम, ये सभी बैचेस के साथ आपको मिलेगा। NCERT की फ्री में क्लासेस भी आपको इसमें उपलब्ध कराई जाएंगी, सभी के सभी बैचेस में उपलब्ध कराई जाएंगी। तो आप इन सुविधाओं के साथ इन बैचेस में अपने आप को जोड़ सकते हैं। चलिए, अब पहला प्रश्न जो है वो आपके समक्ष आ चुका है, इसे ध्यान से पढ़ें और पढ़ करके इसका उत्तर बताने का प्रयास करें। देखिए, करना क्या है, ये लाइव सेशन में आप लोग पहले बात तो धैर्यपूर्वक पढ़िए, कोई भी आपस में भाई बातचीत मत करो। आपस में बातचीत करने से, दुआ सलाम करने से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ यहाँ पे प्रश्न आ चुका है, इस प्रश्न का आंसर देखो क्या हो सकता है, और ABCD में सिर्फ आप इसका आंसर दे दो, ठीक है। आप लोगों से उम्मीद है कि आप इसका आंसर सिर्फ ABCD में दें, अन्यथा नहीं, ठीक है। उसके बाद जब एक्सप्लेनेशन की बारी आएगी तो भले ही आप कुछ लिख सकते हैं, तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला प्रश्न है, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया कराया। देखिए, ये प्रश्न जितना ही सरल है उतना ही इस प्रश्न की शैली कठिन है, और इसमें जो उत्तर दिया गया है, ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें आप आसानी से फंस सकते हैं। देखिए, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह की एक तो बात करी गई है इसमें। इसके लिए कौन से तत्व साझा कारण मुहैया कराता है। साझा कारण मतलब किसी एक कारण से भी विद्रोह हुआ, जैसे हो सकता है कोई भी विद्रोह जब होता है ना, कोई भी विद्रोह जो होता है, उस विद्रोह के विभिन्न कारण होते हैं, कारण 1, कारण 2, कारण 3, कारण 4, परंतु कुछ कारण ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे कारण होते हैं जो सभी कारणों को जस्टिफाई करते हैं। मतलब ये भी एक कारण है, लेकिन इसका एक अंश इसमें भी दिखाई देगा, इसमें भी दिखाई देगा, इसमें भी दिखाई देगा, इसमें भी दिखाई देगा। समझ में आ रही बात। तो ऐसा साझा कारण आपको बताना है, जबकि ऑप्शन में ऐसे वाले कारण भी दिए गए हैं। अब देखिए ऑप्शन क्या है, कह रहा भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर लगाया जाना। ये मैं सिरे से खारिज नहीं कर सकता हूं कि यह कारण नहीं रहा होगा जनजातीय विद्रोह के लिए, लेकिन यह साझा कारण नहीं है।
जनजाति क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव। देखिए, जो जनजातीय हैं उनकी अपनी कुछ संस्कृति होती है, उनकी अपनी जो है कुछ संस्कृतियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनजातीय समूहों की अपनी संस्कृतियां होती हैं और उस संस्कृति को यूरोपियन कल्चर के द्वारा खराब किए जाने का प्रयास जरूर किया गया और कुछ हद तक वहां पर भी अपने प्रभाव को छोड़ने की बात की गई। लेकिन इस धर्म को, जैसे ईसाई धर्म के, विदेशी धर्म के प्रचार की अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा का आना जरूरी है, अंग्रेजी शैली संस्कृति का आना जरूरी है। तो इनिशियल स्टेज में, शुरुआती चरण में अंग्रेज जो है इस तरीके की चीजों को इसमें प्रवेश कराते थे, लेकिन यह भी साझा कारण नहीं है। जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों, लगान के ठेकेदारों का बढ़ना। देखिए, इन लोगों की जमीनें काफी हद तक हड़पी गई थीं जनजातीय क्षेत्र के लोगों की, और उन जमीनों का अधिकार जो है विभिन्न रूप में इन लोगों को दिया जाता था, महाजन, व्यापारी और ठेकेदार इत्यादि को। इसीलिए आपने सुना होगा कि जो जनजातियां हैं, जनजातियां जो हैं, उन जनजातियों ने विदेशी जो हैं, विदेशी जैसे कि औपनिवेशिक शासक जो हैं, उनको साथ ही साथ इस वर्ग के लोगों को, ये जो वर्ग है मतलब महाजन, व्यापारी और ठेकेदार, ये जो वर्ग है, इस वर्ग के लोगों को कंबाइंडली, इस वर्ग के लोगों को कंबाइंडली दिकू के नाम से बुलाया है। दिकू का मतलब होता है बाहरी लोग। तो ये बाहरी लोग थे निस्संदेह जो है, जो परेशानी क्रिएट करते थे इन लोगों के लिए। चौथा ऑप्शन दिया है जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण, यानी कि जो जनजातीय समूह थी, जो जनजातीय समुदाय थे, आप किसी भी जनजातीय समुदाय में देख लेंगे, हर जनजातीय समुदाय में उनकी जमीन जरूर हड़प ली गई। हर जनजातीय समुदाय में प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था जो है उसको खत्म करके अपनी भूमि व्यवस्था को उन्होंने लागू करने का प्रयास किया। तो चाहे किसी भी जनजातीय विद्रोह की बात कर लें, आप संथाल की बात कर रहे हो, मुंडा की बात कर रहे हो, जो है किसी भी प्रकार के जनजाति की जो विद्रोह हुए हैं, उनमें सब में आप एक चीज देखेंगे कि उनको उनकी जमीन छीन ली गई और उनकी जो प्राचीन भू राजस्व सिस्टम, जो भूमि की प्रणाली हुआ करती थी, उस प्रणाली को हटा करके अपनी भू राजस्व व्यवस्था को डाला गया। ये चीज सबके साथ भले ना हुई हो, ये चीज सबके साथ भले ना हुई हो, ये चीज सबके साथ भले ना हुई हो, लेकिन ये सबके साथ हुआ है, ये सबके साथ हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन जिन लोगों ने आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका जवाब बिल्कुल सही है ना। आप लोगों में से कितने लोगों ने डी आंसर दिया है? सबने दिया है? ठीक है, चलिए अब इन सब चीजों का इंपैक्ट क्या पड़ा। जब उनकी भूमि संबंधी व्यवस्था खत्म कर दी गई तो इनकी भूमि पर इनका अधिकार नहीं रहा। अब ये इनकी भूमि पर शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, कृषि करते थे, स्थानांतरित कृषि करते थे, ये सब चीजें करने का अधिकार नहीं रहा। लेकिन जीवन यापन के लिए ये सब चीजें तो इन्हें करनी पड़ेंगी। यही सब चीजें इन लोगों ने इन लोगों के लिए करी और इन लोगों के, यानी कि महाजनों के, व्यापारियों के, लगान ठेकेदारों के, अंग्रेजी अधिकारियों के, ये जितने भी समुदाय थे, ये समुदाय जो है वो खेतीहर मजदूर बनकर के रह गए। तो इस वजह से अंततः जो है वो विद्रोह हुए। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ये आपको मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न वर्ष 2010 का है, स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है। इसके प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? इमीडिएट कॉज जो है वो पूछा गया है स्वदेशी आंदोलन का, वो तात्कालिक कारण क्या रहा होगा ये आपको बताना है। कह रहे हैं लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? आपको मालूम है स्वदेशी आंदोलन 1905 में ही शुरू हुआ। 1905-1906 की घटना है जब स्वदेशी मूवमेंट चला। तो स्वदेशी आंदोलन की उत्पत्ति के पीछे जो तात्कालिक कारण है ये है, या फिर लोकमान्य तिलक पर अधिरोपित 18 महीनों के सख्त कारावास का दंडादेश। लोकमान्य तिलक जो थे उनके ऊपर उनको जो है 18 महीने का कारावास हुआ था। तिलक पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। तो राजद्रोह का आरोप लगा करके उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था और वो 1897 में एक बार, मतलब 3 बार ऐसे मुकदमे चले थे। ऐसे मुकदमे 3 बार चले थे। एक बार 1897 में मुकदमा चला था, एक बार 1900
9 में मुकदमा चला उनके ऊपर और एक बार 1916 में मुकदमा चला। ये 3 बार हुआ जब लोकमान्य तिलक के ऊपर राजद्रोह के मुकदमे जो है वो लगाए गए। अब ये बात है 1905 की, तो ये एक भी वर्ष इसमें से मैच हो रहा है क्या? तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर कह रहे हैं लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी व निर्वासन तथा पंजाब कोलोनाइजेशन बिल पास किया जाना। देखिए, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह की गिरफ्तारी, लाला लाजपत राय जो हैं उनकी गिरफ्तारी 1907 में होती है और उन्हें मांडले जेल में निर्वासित किया जाता है, जो कि अब बर्मा में है, म्यांमार में। तो 1907 की भी ये घटना नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं होगा। फिर कह रहे हैं चापेकर बंधुओं को मृत्युदंड की सजा सुनाया जाना। ब्रिटिशर्स ने एक समय में बहुत नीच काम किया। चापेकर बंधु जो हैं, जैसे दामोदर चापेकर है ना, तो चापेकर बंधु जो हैं उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी 1898 में। ठीक है, 1898 से 99 के बीच में 4 बंधु थे, तो 1898 से 1899 के बीच में इन्हें मृत्युदंड दिया गया था। तो 1898-99 के बाद 1905 बहुत बाद की बात हो गई, 7 साल बाद की बात आपको देखने को मिल रही है, 8 साल बाद की बात देखने को मिल रही है ना। तो ये भी कारण नहीं है, लेकिन चापेकर बंधु जो हैं उन्होंने ये एक अगर आप देखेंगे तो एक कमीशन बैठा हुआ था, प्लेग कमीशन, प्लेग के लिए एक आयोग बनाया गया था, क्योंकि बहुत तेजी से पश्चिम भारत में प्लेग की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही थी। तो इसके अधिकारी हुआ करते थे WC रैंड और इनके सहयोगी हुआ करते थे आयर्स्ट। ठीक है, तो रैंड और आयर्स्ट, इनकी हत्या करी थी चापेकर बंधुओं ने, क्योंकि इन्होंने प्लेग की जांच के बहाने घरों में घुस करके तमाम सारे परिवारों की बहू और बेटियों के साथ दुराचार करने के दुष्कार्य किए थे, और इसी चीज की सजा देने के लिए चापेकर बंधुओं ने इनकी हत्या कर दी थी। और ऐसे लोगों की उस समय तो बिल्कुल निश्चित तौर पर क्रांति का समय, हत्या होनी चाहिए थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी वजह से इन्हें फिर फांसी की सजा दी गई। तो इसका भी इससे डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। अब लॉर्ड कर्जन जो है उन्होंने बंगाल का विभाजन किया। आपको मालूम है कि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, और तभी जो है आपको मालूम है कि स्वदेशी आंदोलन जो है वो शुरू हुआ। ठीक है, तो ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी चाहिए। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिन लोगों ने इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है वो बिल्कुल सही है। फटाफट सब लोग अपने विचार यहां पर व्यक्त कर सकते हैं कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, जरूर बताइए, और अपना पार्टिसिपेशन जो है इस बैच के प्रति, इस सेशन के प्रति जरूर दिखाएं सभी लोग। ठीक है, जागरूक होते हुए पढ़ाई करें यहां पर। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये इसी प्रश्न का एक्सप्लेनेशन है जो आप देख सकते हैं। 2010 में एक और क्वेश्चन पूछा गया इसी टॉपिक से, कह रहा है इन कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1, कथन 2। कथन 1 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसानों की समस्त समस्या की जांच के लिए महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए राजी किया। आपको मालूम है कि गांधी जी जो हैं उन्होंने 3 क्षेत्रीय आंदोलन चलाए, जिसमें से इनिशियली सबसे पहले जो आंदोलन चला वो चंपारण का आंदोलन था। चंपारण, अहमदाबाद मिल आंदोलन और खेड़ा आंदोलन, ये 3 क्षेत्रीय आंदोलन थे, जिसमें से 2 किसान आंदोलन है और 1 श्रमिक आंदोलन है। अब आपको बताना है कि इस चंपारण आंदोलन के लिए क्या महात्मा गांधी को शामिल करना है इस आंदोलन के लिए, क्या इसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मनाया था गांधी जी को। दूसरा लिखा है आचार्य JB कृपलानी महात्मा गांधी की चंपारण जांच में उनके सहयोगियों में से एक थे। इसी चंपारण के संदर्भ में बताना है क्या इन्होंने भी महात्मा गांधी का सहयोग किया था। कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए फटाफट। आंसर्स आने आप लोगों के शुरू हो चुके हैं। बी और डी में आंसर बताया जा रहा है। बी और डी गलती से तो डी नहीं लिख जा रहे हैं, ए भी है। अच्छा ठीक है, ए भी है।
जल्दी से बताइए, फटाफट से बताएं। देखिए, पहले आंदोलन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमको यह पता करना है कि चंपारण आंदोलन जो है बिहार में हुआ है, चंपारण में। और बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले जो किसान हैं, नील की खेती करने वाले जो किसान हैं, वो खेती वाले किसान, ये जो किसान हैं, ये नील प्लांटर्स से बहुत परेशान हो चुके हैं। नील प्लांटर्स, नील प्लांटर्स का मतलब क्या हो गया? नील की खेती करने वाले कराने वाले जो मालिक हैं, वो इंडिगो प्लांटर्स उनको कहा जा रहा है। ये लोग एक सिस्टम यहां पर लागू कर चुके हैं जिसको तिनकठिया प्रणाली कहा जा रहा है। तिनकठिया प्रणाली, तिनकठिया प्रणाली। बेसिकली इस प्रणाली के अंतर्गत क्या किया जाना है कि जो भी किसान खेती में इनके साथ अनुबंध करेगा, इसके लिए जो भी अनुबंध करेगा, उस अनुबंध में जबरन इस बात को लिखा गया है कि खेती के 3/20वें हिस्से में आपको नील उगाना पड़ेगा। एक काठी में 1/20वां हिस्सा आता है, 3 काठी का मतलब 3/20वां हिस्सा हो गया। तो यह तिनकठिया प्रणाली कहलाती है, जो कि किसानों को पसंद नहीं थी, क्योंकि उन्हें अपने खेत के कितने हिस्से में खेती करनी है इसका अधिकार किसानों को होना चाहिए था। इसके अलावा जो उगाई गई नील होती थी, उस नील के दाम तय करने का, उसका क्या दाम मिलेगा, उसकी उपज का क्या दाम मिलेगा, यह तय करने का काम भी यूरोपीय करते थे। जबकि मांग ये थी कि ये तो हमें तय करना चाहिए, फसल हमारी है। इसके अलावा अन्य विभिन्न प्रकार के शोषण नील किसानों के साथ किए जाते थे। तो अब इस चीज के खिलाफ आंदोलन शुरू करना चाहते हैं किसान, लेकिन किसी का नेतृत्व मिल जाए तो काम चल जाएगा। तो एक व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, जो महात्मा गांधी से लखनऊ में मिलने गए थे 1916 में, लखनऊ अधिवेशन के समय भी मिलने गए थे, वहां से उनसे मिलने के लिए गए थे। कोई बता सकता है क्या नाम है उनका? बिल्कुल, आप में से बहुत सारे लोगों ने बताया, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जो हैं, उन्होंने मनाया था इस काम के लिए। राजकुमार शुक्ल एडवोकेट हुआ करते थे, तो उन्होंने यहां पर मनाया था। एक स्थानीय व्यक्ति हुआ करते थे राजकुमार शुक्ल, तो वो मना करके लेने के लिए आए थे। हालांकि शुरुआत में तो गांधी जी तुरंत तैयार नहीं हुए, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि आप परेशान ना हो, मैं कलकत्ता जा रहा हूं, जब कलकत्ता से वापस लौटूंगा तो आप मुझे मिलिएगा, वहां से हम बिहार चलेंगे। तो उस समय फिर वो बिहार गए और आंदोलन शुरू हुआ। तो जब आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी जी को कई सारे स्वयंसेवी चाहिए थे। तो कई सारे स्वयंसेवी वहां मिले, जैसे मजरूल हक, जैसे महादेव देसाई, ये नाम आपको मिला। राजेंद्र प्रसाद जी का भी नाम आप यहां पर लिख सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद यहां पर उनके सहयोगी रहे, राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद जी मनाने नहीं गए थे, राजेंद्र प्रसाद यहां पर सहयोगी के तौर पर रहे। और इसी में एक नाम आपका ये भी आता है, आचार्य जेबी कृपलानी जी का भी आता है। तो आचार्य जेबी कृपलानी भी साथ में थे जब इस आंदोलन में स्वयंसेवकों की बात हुई। नरहरि पारिख का भी नाम यहां पर आता है। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने सहयोग किया था। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। करेक्ट आंसर हो गया केवल 2। ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों का सही है उनके जवाब बिल्कुल सही है, उनके जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये विद्रोह जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में है। 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? इस 16 अक्टूबर 1905 का दिन किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। कह रहे हैं कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। बंगाल का विभाजन हुआ था इस दिन। दादा भाई नौरोजी की ने घोषणा की थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है, या फिर लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी। कौन सा इनमें में से सही है ये आपको बताना है। कौन सा इनमें में से सही है?
देखिए, अगर हम टाउन हॉल, यहां पर कह रहे हैं कि कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी, तो 16 अक्टूबर को नहीं हुई थी एक, ये हुई थी 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को, बिल्कुल सही बात है कि यहां पर एक तरीके से स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत किया जाना तय किया गया, क्योंकि जिस दिन बंगाल विभाजन होने की बात हो रही है, बंगाल विभाजन की घोषणा पहले ही कर दी गई थी और सबको मालूम है कि इस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाएगा। तो प्रभावी होने से पहले आंदोलन शुरू किया गया, उसके लिए कलकत्ता में टाउन हॉल करा गया, एक मीटिंग करी गई 7 अगस्त 1905 को। और इसी की याद में आपको मैं बता दूं, इसी की याद में हथकरघा दिवस मनाया जाता है। हथकरघा दिवस, इसी की याद में हथकरघा दिवस मनाया जाता है 1905 में जो ये हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये प्रश्न भी एक बार शायद 2023 में पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में, इस पर्टिकुलर सेक्शन से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा, बंगाल का विभाजन हुआ, बिल्कुल सही बात है। औपचारिक रूप से इसी दिन बंगाल का विभाजन हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को करजन ने घोषणा की थी कि हम इस दिन बंगाल को विभाजित कर देंगे, तो बंगाल इस दिन विभाजित हुआ। इसके अलावा कह रहे हैं दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है, इस बात की घोषणा 1906 में करी है। 1906 में इस बात की घोषणा दादा भाई नौरोजी ने करी। 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में इस बात की घोषणा की गई थी कांग्रेस के सत्र में। और उन्होंने कहा कि हमें जैसे कनाडा है, जैसे अमेरिका है, उस तरीके से डोमिनियन स्टेटस में आजादी चाहिए। और रही बात चौथे ऑप्शन की, तो लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत करी। उन्होंने पूना में स्वदेशी आंदोलन चलाया, लेकिन वो एग्जैक्ट डेट की बात यहां पर नहीं है, यहां पर एग्जैक्ट डेट की बात नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा खुद ही। अगला है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना करी? सबसे पहले तो ये मुझे बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानते होंगे तो उसका संदर्भ भी जानते होंगे, और संदर्भ जानते हैं तो सही आंसर दे सकते हैं। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1918 में। किसने करी थी? गांधी जी ने करी थी। किसके कहने पर करी थी? यह भी प्रश्न हो सकता है, पूछा जा सके। तो एक नाम, एक कैरेक्टर आपको याद रखना है, अनसुईया साराभाई। ठीक है, अनसुईया साराभाई, अनुसुईया साराभाई। ये जो हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, सामाजिक कार्यकर्ता, और अच्छी तरीके से, मतलब ठीक ठाक परिवार से बिलोंग करती थी ये। न्याय के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई, और न्याय के खिलाफ नहीं, अन्याय के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, न्याय पाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, न्याय के लिए लड़ने के लिए। और इन्होंने अहमदाबाद में मिल मालिक जो हुआ करते थे, उन मिल मालिकों में से में एक, मतलब एक एसोसिएशन बनाया गया था मिल मालिकों का, जिसका नाम था अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसिएशन। क्या नाम था? अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसिएशन, ये नाम हुआ करता था, अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसिएशन। ये अहमदाबाद में कपड़ा उद्योगों के व्यापारियों का एक संघ था। इस संघ में एक सदस्य के तौर पर अनुसुईया साराभाई हुआ करती थी। इसके अध्यक्ष हुआ करते थे अंबालाल साराभाई, उनकी बहन थी ये। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? अंबालाल साराभाई। और अंबालाल साराभाई जो हैं, ये गांधी जी के बहुत अच्छे मित्र भी थे।
ये भी मैं आपको बता दूं, जबकि ये एक व्यापारी थे तो गांधी जी के मित्र भी थे। तो जब अहमदाबाद में मिल आंदोलन हुआ तो मिल आंदोलन में मिल मजदूरों ने, मजदूर जो हैं उन्होंने कुछ मांग रखी जब कि हमको बढ़ी हुई सैलरी चाहिए, तो उस दौरान जो है 1918 में गांधी जी ने इन लोगों की सलाह पर अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की शुरुआत की थी। ठीक है। श्रमिकों ने मुद्दा उठाया था कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद महंगाई भत्ता बढ़ गया, हर जगह महंगाई महंगाई है और हमारी महंगाई भत्ता नहीं बढ़ रहा है, तो हमें महंगाई भत्ता दिया जाए। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल एसोसिएशन, लेबर्स एसोसिएशन का गठन इसी उद्देश्य से किया गया था कि वो अपनी मांग को रख सकें इस मंच के माध्यम से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? कौन सा वो विद्रोह था जो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने अपने पुस्तक आनंद मठ में लिखा? 2006 का ये प्रश्न है, बड़ा पुराना प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप लोग जब विद्रोह पढ़ेंगे तो कई तरीके के विद्रोह पढ़ेंगे। नागरिक विद्रोह पढ़ेंगे, नागरिक विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, किसान विद्रोह, श्रमिक विद्रोह, ऐसे कई सारे विद्रोह पढ़ेंगे जो अल्टीमेटली जाकर के राष्ट्रीय विद्रोह के हिस्से बने। राष्ट्रीय जो आंदोलन चले उस राष्ट्रीय आंदोलन के हिस्से के रूप में ये शामिल भी हुए आगे चल करके, लेकिन शुरू इंडिपेंडेंटली हुए। तो इन्हीं नागरिक विद्रोहों में एक नागरिक विद्रोह हुआ जिसको हम लोगों ने सन्यासी विद्रोह के तौर पर जाना। सन्यासी विद्रोह, कुछ लोग इसको धार्मिक विद्रोह के तौर पर भी देखते हैं, पर जो भी है पर है। 1763 के आसपास से विद्रोह शुरू हुआ और काफी लंबे समय तक चला, काफी लंबे समय तक चला। धार्मिक भिक्षु जो हैं, धार्मिक सन्यासी जो हैं, उनके द्वारा इसको लीड किया गया। हाँ, बिल्कुल सही है, आप लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं मैक्सिमम लोग, बिल्कुल सही बात है। अंग्रेजों ने तीर्थयात्रा पर जाने पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया था। तीर्थयात्रा पर प्रतिबंध लगने शुरू हुए थे, और ये प्रतिबंध किस रूप में लगने शुरू हुए थे कि तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए टैक्सेस देने पड़ने लगे थे। तो टैक्स नहीं दोगे तो प्रतिबंध है। सन्यासियों ने इसी बात का विरोध किया और यह विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। और फिर इन विद्रोहियों ने, इन सन्यासियों ने औपनिवेशिक शासन का जो अत्याचार है, इसके बाद आगे चल करके बंगाल में एक ऐसा समय आया जब बहुत अकाल पड़ा, और उस समय बंगाल में अकाल पड़ने पर भी राजस्व की वसूली जारी रही ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो सन्यासियों ने इस बात का भी तेजी से विरोध किया। आगे चल करके कुछ मुस्लिम कार्यकर्ता भी इसमें जुड़े और मुस्लिम आंदोलन भी इसमें जुड़े। तो ये जो आंदोलन है, ये सन्यासी आंदोलन के तौर पर जाना जाता है। इन्होंने ही एक स्लोगन अपने, जब ये निकलते थे झुंड के रूप में, तो वंदे मातरम का प्रयोग करते थे। वंदे मातरम, जिसको आनंद मठ में, और इस आंदोलन को और इस स्लोगन को बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा। ठीक है, तो ये जो लिखा, ये किताब जो है उसी से प्रसिद्ध है। 2006 में ये प्रश्न पूछा गया था। क्लियर है? यहां तक का बात सबको एग्जैक्टली क्लियर है? ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया एक ऐतिहासिक टाइप का उपन्यास। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनवाकर मार दिया गया?
कौन सा वो व्यक्ति था जिसको उसके मित्र ने धोखा दिया? नाना साहेब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान या फिर तात्या टोपे? 2006 में ये भी एक प्रश्न पूछा गया। देखिए, ये कहानी 1857 के विद्रोह से संबंधित है। कानपुर में जब विद्रोह हुआ बिठूर से, तो पहले तो अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी, हालांकि अंग्रेजों ने बल प्रयोग करके कानपुर का विद्रोह दबा दिया। नाना साहेब के एक मित्र हुआ करते थे तात्या टोपे, वो झांसी गए थे। रानी लक्ष्मीबाई का जो विद्रोह चल रहा था उसमें उन्होंने सहयोग भी किया था। बाद में रानी लक्ष्मीबाई भी शहीद हुई। तात्या टोपे फिर भी बच निकले और वो फिर छुप करके तमाम प्रकार के जगहों पर छुपते छुपाते अपनी सेना को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करने लगे। तो ब्रिटिश सेना जो है काफी लंबे समय तक तात्या टोपे को खोजती रही, लेकिन खोज नहीं पाई, और वो छुप करके बहुत सारी कैंपेनिंग जो है वो किया करते थे, और अंग्रेज उस तरीके की कैंपेनिंग को रोक पाने में असफल रहे लगातार। इसी बीच तात्या टोपे के एक दोस्त थे जिनका नाम था मानसिंह। वो अंग्रेजों के साथ मिल जाते हैं बाद में और अपने ही मित्र से गद्दारी कर बैठते हैं। एक बार जब वो जंगल में अपने एक शिविर में सो रहे थे, तो मानसिंह ने जो है इन्हें पकड़वा दिया, अंग्रेजों के हाथों सौंप दिया। 7 अप्रैल 1759 की बात है, 1759 की। ब्रिटिश जनरल हुआ करते थे रिचर्ड जॉन, उनकी एक टुकड़ी ने इनको पकड़ लिया और वहां से शिवपुरी ले गए। कहा जाता है कि वहां पर उन पर अदालती कार्यवाही हुई और बाद में उनकी फांसी की सजा दे दी गई। कुछ लोग इस बात पे यकीन नहीं करते। उनका कहना है कि जो पकड़ा गए थे वो तात्या टोपे नहीं थे, वो बच निकले थे वहां से फिर भी, और ये कभी भी पकड़े नहीं गए। बट जो भी एक क्वेश्चंस के अनुसार तो देखा जाए तो पकड़े गए और उनको बाद में सजा भी दी गई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है या है? 2005 में प्रश्न पूछा गया। एक तरफ आंदोलन दिया हुआ है, सत्याग्रह दिया हुआ है, दूसरी तरफ संबंधित व्यक्ति हैं। और आप देख सकते हैं कि ये वो प्रथम 3 आंदोलन है जो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया है। वो आंदोलन है जो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया है। चंपारण आंदोलन ये बिहार में शुरू हुआ, अहमदाबाद मिल आंदोलन ये गुजरात में है, और खेड़ा भी गुजरात में। लेकिन इसमें से ये वाला ही एकमात्र है जो श्रमिक आंदोलन है, बाकी दोनों जो है वो किसान आंदोलन है। ये मैंने आपको पहले ही बताया। चलिए जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए फटाफट आप लोग, जल्दी जल्दी से बताएं। जल्दी से बताइए। देखिए, आपको मालूम है चंपारण आंदोलन जो हुआ था, इस आंदोलन में जो मांग थी किसानों की वो क्या थी? उस मांग में अगर आप देखेंगे तो जो नील की खेती है, नील की खेती हो रही है, उस नील की खेती को लेकर के जो तिनकठिया प्रणाली है, तिनकठिया जो प्रणाली है, उस प्रणाली के कारण जो किसानों का नुकसान हो रहा है उसका विद्रोह यहां पे किया गया और जो सफल रहा। चंपारण आंदोलन जो है ये पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन के तौर पर जाना जाता है। सविनय अवज्ञा, बड़ी विनय के साथ यहां पर कानूनी बातों को मानने से इनकार करना। गांधी जी जब चंपारण में प्रवेश करते हैं तो आगे उनको बढ़ने से रोक दिया जाता है। कहा जाता है कि आप वहां से वापस चले जाएं, आगे ना जाएं। तो गांधी जी ने कहा कि हम आगे नहीं जाएंगे, कानूनी आदेश है, बिल्कुल पालन किया जाएगा, लेकिन हम यहां से वापस भी नहीं जाएंगे क्योंकि लोगों से मिलना मेरा हक है। अब ऐसा करके मैं निस्संदेह कानून को तोड़ रहा हूं और कानून को गिरफ्तारी देना भी मेरा स्वभाव है, मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, सजा देना चाहते हैं, बिल्कुल दें। और जब गांधी जी ने ऐसा किया, अदालत लगी, न जाने कितने सारे लोग इस बात के लिए इकट्ठा हो गए कि एक व्यक्ति जो हमें जानता नहीं है, वो एक बाहर से आया हुआ व्यक्ति, दूसरे जगह पे रहने वाला व्यक्ति, अब सोचिए पश्चिम से आया व्यक्ति पूरब में जाकर के गिरफ्तारी उन लोगों के लिए दे रहा है। बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, इससे उनका प्रभाव और बढ़ा। बाद में
वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं, वहाँ के जो जिला अधिकारी हैं, उनको ये मामला रफा दफा करना पड़ा। तो ये सफल हुआ था आंदोलन, ठीक है। अहमदाबाद मिल आंदोलन जो है, ये एक ऐसा आंदोलन जिसमें पहली बार गांधी जी जो हैं वो अनशन पर बैठे, अनशन पर बैठे। गांधी जी ने देखा कि कुछ श्रमिक हैं जो अपने मालिकों से अपने भत्ते में वृद्धि की मांग कर रहे हैं और मालिक उनके द्वारा डिजायर्ड जो मांग है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। 50% वृद्धि की मांग श्रमिकों ने करी, मालिकों ने कहा कि हम 20% से ज्यादा वृद्धि नहीं करेंगे। बीच का रास्ता 33% के आसपास निकाला गया, लेकिन तब तक काफी दिन तक जो है वो ताले लगे रहे मिलों पर, जिससे श्रमिकों को भी काफी नुकसान हुआ। मालिकों को जो नुकसान हुआ तो फिर भी मालिक भूखे तो नहीं मरेंगे, लेकिन श्रमिकों को नुकसान होगा तो श्रमिक भूखे मरने लगेंगे। तो ऐसा लगा कि शायद कुछ समय बाद श्रमिक कमजोर पड़ सकते हैं, वापस काम पे जा सकते हैं, मालिकों ने जो प्रलोभन दिया है उस प्रलोभन को वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऐसे में उनका आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। तो वो इस आंदोलन को जीवित रखने के लिए स्वयं अनशन पर बैठ जाते हैं। जो लोग मोटिवेट हो भी रहे थे जाने के लिए कि चलो मालिकों की बात मान लें, वो फिर से गांधी जी की तरफ झुक जाते हैं कि यार कोई व्यक्ति हमारे लिए जान देने के लिए तैयार है और हम अपना आंदोलन नहीं चला पा रहे हैं। तो वो चीज उन्होंने यहां पर करी थी। खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो खेड़ा सत्याग्रह भी किसान आंदोलन है, जिसमें किसानों की ये मांग थी कि जब फसल नहीं हुई है तो हम कैसे देंगे लगान। और उस समय नियम भी था कि अगर फसल ना हो, 1/4 हिस्सा भी फसल ना हो, तो लगान उस वर्ष माफ किया जा सकता था। तो क्योंकि अकाल पड़ा था तो खेड़ा के किसानों ने ये रिक्वेस्ट करी थी कि ना किया जाए, फिर भी वसूली जारी थी, इसलिए यह आंदोलन चलाया गया और यह भी सफल हुआ। तो अब पूछा क्या गया है कि संबंधित व्यक्ति कौन थे। तीनों में गांधी जी तो थे, लेकिन गांधी जी के सहायक कौन है। मैंने आपको पहले ही बताया कि राजेंद्र प्रसाद चंपारण में थे, वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, इनको हमें देखना है, इनको हमें यहां पर देखना है। देखिए, अहमदाबाद मिल आंदोलन में मोरारजी देसाई शामिल नहीं थे। मोरारजी देसाई जो हैं वो अहमदाबाद मिल आंदोलन में शामिल नहीं है। अहमदाबाद मिल आंदोलन जो हो रहा है, आप लोग आपस में फिर से बात कर रहे हो भाई, आपस में क्यों बात कर रहे हैं आप लोग हैं? देखिए, यहां पर जो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, जो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था, अंबालाल साराभाई जो हैं, उनकी जो बहन है अनसुईया साराभाई, उन्होंने सहयोग किया था, है ना, अहमदाबाद मिल आंदोलन में। आपको मालूम है ना किन्होंने सहयोग किया। तो यहां पर मोरारजी देसाई का नाम सही नहीं। वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो खेड़ा आंदोलन में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया है अहमदाबाद मिल आंदोलन में, खेड़ा आंदोलन में। ये बहुत एक बहुत ही प्रतिष्ठित वकील थे और बहुत महंगे वकील भी थे। उन्होंने वकालत छोड़ दी थी गांधी जी के इस आंदोलन के लिए। सत्याग्रह में शामिल हुए थे, खेड़ा सत्याग्रह में। मोहनलाल पांड्या भी थे इसमें शामिल, रविशंकर भी इसमें शामिल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शामिल थे। तो ये काफी सफल आंदोलन रहा ये वाला भी। तो इसमें शामिल कौन कौन है? राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई, मतलब पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा का मतलब ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी सी, ए नहीं सी, पहला और तीसरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। कह रहे हैं 1999 में यह प्रश्न पूछा गया है। कह रहे हैं नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन में दंगे और सिपाही विद्रोह। अब अगर आपको इसके ईयर्स याद हैं, थोड़े से फैक्चुअली अगर ईयर्स आपको याद हैं तो काम बन जाएगा। ठीक है, जैसे नील विद्रोह की बात करें तो 1859-60 का विद्रोह है ये नील विद्रोह। 1859-60 का विद्रोह है नील विद्रोह। संथाल विद्रोह जो है वो 1875 के आसपास का है, सॉरी 1855 के आसपास का है। तो 1855-56 में आप देखेंगे तो आपका संथाल विद्रोह है। दक्कन विद्रोह जो है वो 1875 के आसपास का है और सिपाही विद्रोह जो है वो 1857 से 59 का है। अब आप क्रम में लगा लीजिए। देखिए, सबसे पुराना आपको कौन सा दिख रहा है? संथाल विद्रोह, यानी कि दूसरा। तो दूसरा केवल यहां पर और यहां पर लिखा है, सी या डी में से ही आंसर हो सकता है, ये तो नहीं होंगे।
55 से 56 के बाद अगर देखा जाए तो कौन सा आएगा? 55 से 56 के बाद देखा जाए तो ये वाला आएगा 57, 58, 59 वाला। तो देखिए दोनों में 4 लिखा हुआ है, अभी भी हल नहीं निकला। अब तीसरा पहले होगा या पहला पहले होगा? तो 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया। तीसरे नंबर में 59 की बात करी जा रही, तो तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा, यानी पहला वाला। तो ये हो गया और फिर तीसरा वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन हो गया करेक्ट आंसर नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी। और यहां पर सिर्फ 1-2 लोगों का ही विकल्प डी आया है, बाकी ज्यादा लोगों का नहीं आया है ना? हाँ, देखिए नील आंदोलन जो है वो आपको मालूम है कि बंगाल में हुआ है। संथाल आंदोलन जो है ये राजमहल की पहाड़ियां जो वर्तमान समय में झारखंड इत्यादि के आसपास देखने को मिलती हैं, वहां पर आपको देखने को मिलता है। सिद्धू माझी के नेतृत्व में ये किया गया था। दक्कन दंगे जो हैं वो किए गए थे कि गुजरात और अन्य जगहों से आकर के तमाम सारे साहूकार उच्च ऋण दिया करते थे और उस ऋण की उगाही किया करते थे। तो साहूकार थे वो सब, तो उन साहूकारों के खिलाफ किसानों ने विद्रोह किया था, तो वो दक्कन दंगों के तौर पर जाना जाता है। और सिपाही विद्रोह आप सब जानते हैं, 1857 की क्रांति वहीं से जुड़ी हुई है। तो इसका सही क्रम भी मैंने आपको बता दिया। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने, ये 1998 में पूछा गया प्रश्न है, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया था या समर्थन किया था या उसके प्रति तटस्थता बनाए रखी थी या देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था? क्या किया था? जल्दी से बताइए एबीसीडी में से। देखिए भारत में शिक्षित वर्ग जो है वो क्या कर रहा है? उसने योगदान दिया है या नहीं दिया है या विरोध किया है? मध्यम शिक्षित वर्ग ने, यहां पे भारत में शिक्षित मध्य वर्ग की बात करी जा रही है, मध्यम शिक्षित वर्ग ने इस आंदोलन का विरोध किया था, दंगे के रूप में इसको देखा था और हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं होना चाहिए, और क्योंकि यह आंदोलन हिंसक था तो इसका उन्होंने विरोध किया था। अब अगर हम तटस्थ व्यक्ति की बात करें तो जैसे किसान वर्ग है या कई ऐसे जन सामान्य लोग हैं जो तटस्थ रहे थे, वो ना इनके सपोर्ट में थे ना इनके विरोध में थे। अंतर मन से वो चाहते थे कि आंदोलन सफल हो जाए, लेकिन प्रत्यक्ष इसलिए योगदान नहीं दे पाते थे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अगर अंग्रेजों को पता चलेगा या फिर अगर ये आंदोलन असफल हुआ और हम उसमें हिस्सेदार रहे तो हमें कड़ी सजाएं दी जाएंगी, तो उस भय से शामिल नहीं हो पाए थे। अन्यथा वो चाहते तो थे कि इस तरीके का आंदोलन हो। तो ये सामान्य वर्ग की बात है। समर्थन करने वालों में तो आप देख ही रहे हैं, सिपाही हैं और तमाम सारे राजे रजवाड़े हैं। देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध भी उन्हीं लोगों ने किया जो समर्थन में थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जाते जाते मैं फिर से आपको याद दिला देना चाहता हूं, फास्ट ट्रैक बैच जो कि 2025 के लिए अंतिम बैच है, इससे जुड़ने के लिए अभी तुरंत नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दिया हुआ है फास्ट ट्रैक बैच का, उस पर क्लिक कीजिए, बाय नाउ के ऑप्शन पे जाकर के विरद लाइव कोड के साथ जुड़ जाइए। बिल्कुल समझने बूझने की देर मत कीजिए क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तुरंत इस बैच से जुड़िए। बैच अभी हाल ही में सुबह 8 बजे शुरू किया गया है। बहुत ही न्यूनतम शुल्क है, आप देख सकते हैं 18,999। फाउंडेशन बैच विधिवत तैयारी के साथ अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो वहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, बाय नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, विरद लाइव कोड लगाइए और 28 अक्टूबर से इस बैच की शुरुआत में जुड़ जाइए। 28 अक्टूबर तक इंतजार ना करें, उससे पहले ही इसमें जुड़ जाइए क्योंकि इस बैच में जल्दी ही क्लोजिंग होने वाली है, खत्म होने वाला है ये बैच में एडमिशन। लॉन्ग टर्म बैच में अगर आप एनरोल कराना चाहते हैं जिसमें पर्याप्त समय के साथ आपको पढ़ाई कराई जाती है, इस प्रकार का चौथा बैच आपके सामने उपलब्ध है विरद लाइव कोड के साथ। इसकी वैलिडिटी काफी अच्छी खासी है, लॉन्ग टर्म बैच है, काफी लंबे समय तक चलेगा, तो आप आसानी से इसमें जुड़ सकते हैं। 28 अक्टूबर 2024 से शाम 6 बजे से बैच शुरू हो रहा है। सभी बैचेस में आपको किताबें वगैरह और जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये सब तो मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आपको स्पेशल बैच अलग से दिया जाएगा। मेंस अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस के लिए निःशुल्क आवासीय सुविधा का कार्यक्रम भी आपको इसमें दिया जाएगा। ठीक है,
चलिए, अब इस लेक्चर का पीडीएफ पाना है तो हमारे साथ अभी इस टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको तुरंत इसका पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा। क्लियर? आप सभी लोगों का समय शुभ हो, इसी उम्मीद के साथ आज करते हैं अलविदा। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।